Good morning, students. Today's topic is in the form of business organization partnership. ये जो पार्टनरशिप है इस टॉपिक को आपने समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ट्वेल्थ में आप अकाउंटेंसी का सिलेबस कवर करेंगे तो इट विल कवर 30 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 80 मार्क्स। तो यानी कि ये 30 मार्क्स कवर करेगा। तो पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट को अभी से आपने समझना ज़रूरी है। पार्टनरशिप क्या है, इसके बाद आएगा कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड नेक्स्ट होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आपने बहुत ज़रूरी समझना है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप है क्या, नाम से ही है, जैसे क्या नाम है इसका, पार्टनर। यानी कि पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम एक यानी दो जनों की जरूरत पड़ेगी, एक से ज़्यादा। द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ फाइनेंसिंग। तो जो भी प्रॉब्लम थी यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉब्लम थी उसको यानी कि रिमूव करने के लिए ये पार्टनरशिप का फॉर्म बिजनेस में आया, यानी कि बिजनेस के फॉर्म में इसको लिया गया है, जहाँ पर को एक से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बिजनेस को साथ साथ चलाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को, और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ध्यान रखना ये कहलाता है पार्टनरशिप। तो इसमें क्या बोलता है, देखिए, द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग ऑफ एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस पेव द वे का मतलब होता है रास्ता दिखाना, फॉर द पार्टनरशिप एज अ वाइबल ऑप्शन। पार्टनरशिप सर्व्स एज एन आंसर टू द नीड ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वायरेड स्किल एंड शेयरिंग ऑफ द रिस्क। अब देखो इसमें क्या हो गया, सोलो प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल केवल एक जना ही लगाता था। यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे तो कैपिटल भी ज़्यादा आएगी। अब वहाँ पर को मैनेजमेंट कौन करता था, एक जना मैनेज करता था। यहाँ पर को मैनेजमेंट करने के लिए भी आपके पास क्या हो गए, एक से ज़्यादा लोग हो गए। और तीसरा क्या कि जो लॉस होता था या फिर जो रिस्क होता था उसको केवल एक ही बियर करता था सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब उसको बियर करने के लिए भी आपके पास एक से ज़्यादा जने हो गए, यानी कि एक ही जने पे वो बियर नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। तो अब हम आते हैं इसके सीधे सीधे डेफिनेशन के बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है डेफिनेशन में, देखिए, डिफाइंस एज अ पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर हु हैव एग्रीड, जो ये मतलब एग्री मतलब सहमत हुए हैं, ज़बरदस्ती किसी को लाया नहीं गया है। तो द जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है पर्सन्स का। पर्सन नहीं लिखा है, पर्सन्स लिखा है, यानी कि उसमें हमेशा ध्यान रखना एक से ज़्यादा लोग होंगे, पर्सन्स लिखा है क्योंकि। हु हैव एग्रीड, जो ये एग्री करते हैं मतलब स्वीकार करते हैं, ज़बरदस्ती स्वीकार नहीं कराया गया है। टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सारे उस बिजनेस को चलाएं एक साथ, या फिर सबकी तरफ से केवल एक पार्टनर, मतलब एक्टिंग फॉर ऑल। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो पैसा तो लगा लेते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता बिजनेस करने का, तो किसी एक पार्टनर को वो बिजनेस की कमान सौंप देते हैं, कहते हैं कि तू ही चला हमारी तरफ से, तो और जो प्रॉफिट होगा हम बांट लेंगे। तो ऐसा भी चल सकता है। तो इसीलिए बोला गया है एक्टिंग फॉर ऑल। इसीलिए क्या बोला गया, ये एक्टिंग फॉर ऑल, कि वो औरों के लिए एक्ट भी कर सकता है। तो पार्टनरशिप में एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर को कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि मेंबर कितने होंगे, केवल पर्सन्स बताया गया। तो पर्सन्स में एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं लेकिन कितने होंगे नहीं पता है। ध्यान रखना, पार्टनर्स की जो संख्या है, मैक्सिमम संख्या होती है 50। अब ये 50 कहाँ लिखा हुआ है, जो पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या 50 है, ये कहीं पे भी पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये किसने डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रूल 2014 के द्वारा। कंपनीज एक्ट, फिर से समझ लीजिए, कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 2014 ने ये डिफाइन किया है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, एडल्ट मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे आपके मेंबर्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। फीचर्स पे आ जाते हैं हम, क्या क्या फीचर हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में। फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अब देखो, सोलो प्रोप्राइटरशिप में किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक लॉ नहीं था, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। फॉर्मेशन किस तरह से होता है, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। यहाँ पर कोई एक लीगल एग्रीमेंट होगा, किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाएंगी। किस टर्म्स एंड कंडीशन में, ध्यान रखें
जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएंगे वहाँ पर को डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है तो पहले से ही क्या करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, सारे एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, सब लोग जिसमें सहमत हुए हैं उसकी लिखित कॉपी बना के रखनी पड़ती है, जिससे कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो डिस्प्यूट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, आपने देखा होगा पार्टनरशिप में। तो फॉर्मेशन अंडर होता है किसके, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, अनलिमिटेड का मतलब हो गया पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस डेट। अगर पार्टनर्स ने जिस बिजनेस को खोला है उस बिजनेस के लोन का पेमेंट बिजनेस की प्रॉपर्टी से नहीं होता है, इफ द बिजनेस इज नॉट एबल टू पे द डेट ऑफ इट्स डेट थ्रू आउट इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी से अपने डेट पे नहीं कर पाता तो उसके पार्टनर उस डेट का पेमेंट करेंगे, तो दे विल बिकम पर्सनली लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस डेट। तो पार्टनरशिप में भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, ध्यान रखें, ठीक है। रिस्क बियरिंग, यहाँ रिस्क कौन कौन बियर करता है, सारे पार्टनर्स में जो भी रिस्क होगा वो शेयर किया जाता है। नोबडी अलोन बियर द होल रिस्क इन द पार्टनरशिप। क्या होता है, सारे पार्टनर्स आपस में बांटते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर जो होता है, केवल एक जना डिसीजन नहीं लेता, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग द डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द ऑल पार्टनर्स। हर एक पार्टनर डिसीजन लेता है, हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में। तो जॉइंटली एफर्ट्स होते हैं, क्या होते हैं ये, थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द ऑल पार्टनर द डिसीजन एंड कंट्रोल मेड इन द, यानी कि एक्सरसाइज इन द बिजनेस। कंटिन्यूटी, सोलो प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि वहाँ कंटिन्यू नहीं चल सकता। अगर ये सोलो प्रोप्राइटर यानी कि एक व्यक्ति बीमार हो गया या उसकी तबीयत खराब हो गई, घर में प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता था कि बिजनेस बंद करना पड़ता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पार्टनर्स में एक से ज़्यादा लोग होते हैं और एक से ज़्यादा लोग होने के कारण होता क्या है, एक से ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा कि अगर एक के घर में प्रॉब्लम है, किसी के घर में प्रॉब्लम आ गई, तो बिजनेस फिर भी कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी इसमें रहती है। पार्टनरशिप इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द insanity of the partners can bring an end of the business. However, the remaining partners may, if they, ये देखो, however the remaining partners may, if they desire, continue the business of the firm with a new agreement. तो इसमें ऐसा नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अगर वो मर गया या पागल हो गया तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसमें क्या हो सकता है, पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि किसी पार्टनर के डेथ या रिटायरमेंट होने पर पार्टनरशिप को बंद किया जा सकता है। तो कंटिन्यूटी का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इंसॉल्वेंट होने पर सारे पार्टनर्स की जगह, यानी कि कोई पार्टनर इनसेन हो गया, इनसेन मतलब पागल हो गया, या इंसॉल्वेंसी के केस में तो हम रोक ही नहीं सकते बिजनेस को बंद होने से, ठीक है। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम बिजनेस को बंद होने से नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, कोई पार्टनर बीमार हो गया, मर गया, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दे में कॉन्टिन्यू, डिज़ायर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पर को कंटिन्यू हो सकता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था। नंबर ऑफ पार्टनर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 50 फिक्स किया गया है, लेकिन किस एक्ट में, यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड इन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस 2, कम से कम 2 चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो सेक्शन 464 कौन सा एक्ट है, पार्टनरशिप है क्या, नहीं, ये कंपनीज एक्ट में मेंशन है 2013 के। मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। आप 100 नहीं लिखेंगे, पहले से ध्यान रखना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने होंगे, 50 होंगे। किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013, पहले 13 आया था, उसमें तो 100 बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया, रूल 2014, लेकिन रूल 2014 जो आया था उसने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कितने तक, 50 तक। तो ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में तो 100 है, लेकिन रूल्स उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर में उसके जो रूल्स आए थे उसमें उन्होंने कितने तक फिक्स कर दिया, उसे केवल 50 तक। देखिए आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज 100 सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एज पर द रूल 10। अब देखो, एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर कैन बी 50। देखो हो गया ना काम। तो जो अमेंडेड, जो नेक्स्ट बार, यानी कि 2013 पुराना है, 2014 फिर नया रूल जो आया है, नए रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अभी क्या कर रखा है, उसको फिक्स कर रखा है कि अभी केवल 50 होंगे, लेकिन वो 100 तक कर सकते हैं।
एज पर कंपनीज एक्ट। तो ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट 2013 में तो ये 100 हैं, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग ये कितने हैं, 50। तो आप कभी भी बताओगे तो 50 बताना, 100 नहीं, प्लीज़ ध्यान रखें। उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्यों बोला जाता है? म्यूचुअल मतलब सबकी अपनी एग्रीमेंट, यानी कि सबका अपना, जिसे बोल सकते हैं कि जो भी बिजनेस चलाते हैं वो सबकी अपनी सहमति के कारण ही ये बिजनेस चलता है। दैट्स वाई म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। द पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट्स दैट दे ऑल आर कैरिंग द बिजनेस बाय ऑल एक्टिंग बाय, जिससे पहले ये डेफिनेशन में बता दिया गया था। देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या बताता है, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, अपनी सहमति से वो सारे के सारे बिजनेस को चला भी सकते हैं या फिर वो किसी एक व्यक्ति को चलाने की अनुमति भी दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एजेंसी। ये क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। इसीलिए डेफिनेशन का जो पार्ट है उसने इसमें कोड भी कर रखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग देम फॉर ऑल। तो किसी दूसरों की तरफ से यानी किसी और पार्टनर की तरफ से वो एक्ट भी कर सकता है। दैट्स वाई इट्स अ म्यूचुअल एजेंसी। सबकी सहमति का मतलब यही है कि सबकी सहमति से ही बिजनेस को आगे चलाया जा सकता है, चाहे वो कोई एक चलाए सबकी सहमति से, चाहे सारे चलाएं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये भी हो गया कि वो अपने एक्ट से, जैसे मान लिया जाए कोई एक पार्टनर है, 5 पार्टनर थे, ABCD E। तो अगर 5 पार्टनर हैं और पांचों के पास टाइम नहीं है, एक कहता है कि चारों के पास टाइम नहीं है, वो कहता है कि हम चलो ई को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। कैपिटल लगा दिया उन्होंने ABCD ने, और ई को बोल दिया तू बिजनेस को चलाओ और जो भी डिसीजन लेना तो ले लो। तो ई के द्वारा लिए गए जो डिसीजन हैं वो माने जाएंगे कि पांचों ने डिसीजन लिया है। दैट्स द म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि सब ने एग्री होकर ही ई को अपॉइंट किया था कि वो सबकी तरफ से एक्ट करे बिजनेस में। यानी बिजनेस में जो भी काम होगा वो कौन करेगा, ई करेगा, लेकिन किसकी तरफ से करेगा, सबकी तरफ से। दैट्स वाई वो प्रिंसिपल माना गया। क्या माना गया, वो ई प्रिंसिपल, एक्ट ही इज प्रिंसिपल एज ही टू कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। वो यानी कि जो भी एक्ट करेंगे, जो भी और पार्टनर एक्ट करेंगे वो इनको बांध सकता है अपने एक्ट से। मतलब क्या हो गया कि जो भी डिसीजन ई लेगा वो उसके लिए लायबल वो खुद भी होगा और बाकी के पार्टनर भी हो जाएंगे, भले ही उन्होंने वो डिसीजन ना लिया हो। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल एजेंसी के बाद आपका अभी कोई फीचर्स नहीं दिया है इसमें। अब हम आते सीधे मेरिट्स में, इसके क्या क्या खूबियां हैं मेरिट देख लेते हैं। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कभी भी हम इसको शुरू कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो जो ये मेरिट है ये किसके कंपैरिजन में है, अदर लीगल कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंपैरिजन में। अगर हम कंपेयर करें किससे, कंपनी से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो पार्टनरशिप को फॉर्म करना काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ये मेरिट नहीं डिमेरिट हो जाएगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा इजी कोई भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें तो फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। तो ये है ईजी ऑफ फॉर्मेशन। ईजी फॉर्मेशन किसके कंपेरिजन में लिखोगे आप, इन कंट्री आप लिखोगे पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स इनटू प्लेस वेयर बाय दे एग्री टू कैरी आउट द बिजनेस। आप लिखोगे कि इजीली ये कैरी हो सकता है, आसानी से स्टार्ट हो सकता है, कंपल्शन नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन की। हाँ यहाँ पर को ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट तो है, यहाँ पर कोई एक वर्ड ध्यान रखना, ये इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान रखो। ये जो कंपल्सन है, कंपल्शन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट से भी बिजनेस चला सकते हैं, इसीलिए ईजी ऑफ फॉर्मेशन है। इट डज़ नॉट कंपल्शन, कंपल्सरी नहीं किया गया है। ठीक है, तो कंपल्सरी नहीं किया गया है, इसीलिए अगर वो चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी के कारण इसको ईजीली फॉर्म भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए डिसीजन लेने में, तो सब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से पूछ कर डिसीजन लेंगे, इसीलिए इनको बोला गया है बैलेंस डिसीजन। मोर फंड्स कैसे हो गया,
सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही व्यक्ति पैसा लगाता था, ओनली अ सिंगल पर्सन इज लाइबल टू पे द होल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस, बट हेयर more than one partner is more than one person is here, 2 3 4 5 means the more fund maybe came into the या introduce into the business. तो ज़्यादा फंड्स हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में ले सकते हैं, एंड मोर कैपिटल एंड द मोर वास्ट ऑफ मोर, जिसे कह सकते हैं कि द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ, जिसे कह सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द बिजनेस। तो यानी हम बिजनेस को इनलार्ज करने के लिए जो ज़्यादा पैसा चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फंड्स आते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होते हैं। अब आते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क में, बिल्कुल है। हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति झेलता था, द होल रिस्क बियर बाय ओनली अ सिंगल पर्सन, बट इन द पार्टनरशिप द रिस्क इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। क्लियर हो गया। सीक्रेसी, हाँ, सीक्रेसी के बारे में क्यों बोला गया? अब आप कहोगे सर यहाँ तो ज़्यादा पार्टनर है तो सीक्रेट, ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिशिंग द डॉक्यूमेंट। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि उस पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं कि आपको अपनी बिजनेस के डॉक्यूमेंट को क्या करना है, पब्लिश करना है, गवर्नमेंट को देना है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं था, तो उसको अपने जो प्रॉफिट या लॉस है जो बिजनेस है उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में भी है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिशिंग द अकाउंट्स टू द पब्लिक। रिपोर्ट सबमिट करना, पब्लिक में ये डिस्क्लोज करना कि मेरा क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि किधर होता है, कंपनी बिजनेस में होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। उनको पब्लिश करना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, किस क्वार्टर में क्या हुआ, क्या बैलेंस शीट है, क्या आपके क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितना उधार ले रखा है, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कंपनी बिजनेस में। इसलिए वहाँ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं होती। यहाँ पर कोई सीक्रेसी इसलिए है क्योंकि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। इसके बाद लिमिटेशंस भी हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पहले ही बता चुका हूँ, ये लिमिटेशंस का पार्ट है। फीचर्स में से सारे निकल के आ रहे हैं। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उनको रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस के डेट को पेमेंट करने के लिए, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये वर्ड बार बार आएगा, ध्यान रखना, इसको समझ लेना पूरा। लिमिटेड रिसोर्स, अब देखो यहाँ पर को मेरिट में क्या था, मोर रिसोर्स, मोर फंड्स आया था ना। देखो यहाँ पर को मोर फंड्स, तो हम कहाँ से कंपेयर कर रहे थे मोर फंड्स को मेरिट देने के लिए? हम कर रहे थे सोल प्रॉपर्टाइटरशिप से। तो जब हम सोल प्रॉपर्टाइटरशिप से कंपेयर करेंगे तो मोर फंड्स हैं, लेकिन जब हम कंपनी बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो वहाँ लिमिटेड रिसोर्स हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। बिकॉज कंपनी बिजनेस में मेंबर्स की संख्या में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, करोड़ों मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, केवल मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 50। तो इसीलिए बोला जा सकता है कि इसमें सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं हो सकता, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ नंबर ऑफ पार्टनर्स में। क्या है यहाँ पर को रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिकॉज देयर आर मोर देन वन पर्सन। तो बिजनेस चलाने के लिए कोई अपनी बात कहेगा, कोई अपनी बात कहेगा, तो पॉसिबिलिटी है ये मैं नहीं कह रहा कि हमेशा कन्फ्लिक्ट होगा। क्वेश्चन में भी देखो क्या लिखा हुआ है, संभावना है कि यहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाए, बिकॉज द मैटर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जहाँ पे भी प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ संभावना रहती है कि वहाँ पर को कन्फ्लिक्ट हो सकता है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों है? अभी मैंने बताया सीक्रेसी के बारे में। सीक्रेसी के बारे में क्या बताया था कि इसको अपने डॉक्यूमेंट को पब्लिक में पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर रहे हैं, कितना पैसा है, क्या है, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सारी सूचनाएं सीक्रेट रहती हैं, और क्योंकि सूचनाएं सीक्रेट रहती हैं, पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि बिज़नेस क्या कर रहा है, इसलिए पब्लिक को इस बिज़नेस पे कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, बिकॉज इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचती ही नहीं है, सीक्रेट। तो देखो, जो एक मेरिट है तो एक दूसरा डिमेरिट भी हो जा रहा है। ठीक है इसका। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पार्टनरशिप में है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, इसको हम समझते हैं। तो पार्टनर कितने टाइप के होते हैं? पार्टनर कितने टाइप के होते हैं हम आपको देंगे। एक्टिव पार्टनर बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? नाम ही एक्टिव है। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है जो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखना, नोट करते रहना। हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है एक। दूसरा, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में,
मैनेजमेंट में क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है, सारी डिसीजन लेने की उसका अधिकार है। फर्म में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटता है और साथ ही साथ उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, फिंगर्स में काउंट कर लेना आप। पहला, हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पहला। दूसरा, मैनेजेस द बिजनेस, मैनेजमेंट में ही आगे डिसीजन लेना, दो हो गए ये। तीसरा हो गया शेयर ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉस, और चौथा हो गया उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये 4 पॉइंट जब भी आप इसको डिफाइन करोगे तो आपने लिखने जरूरी हैं। एक्टिव पार्टनर वो होगा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, सारे प्रॉफिट और लॉस बांटेगा, और उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। वो कहलाएगा एक्टिव पार्टनर। क्लियर हो गया, एक्टिव पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? वो सारे काम करेगा लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैंने 4 पॉइंट बताया था ना, इसमें कितने पॉइंट्स बताए थे, 4। यहाँ पर वो केवल 3 ही काम करेगा। 3 काम क्या होगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने की सिवा सब कुछ करेगा, पैसा भी लगाएगा, ही कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल, he shares all profits and losses, of the firm. He is also liable for the debt in respect of payment from the personal property, that is called unlimited liability। उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी। लेकिन एक काम वो नहीं करता, क्या, बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, सोया रहता है। स्लीपिंग तभी बोला गया डोरमेंट। डोरमेंट पार्टनर का मतलब होता है ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जैसे कि क्लियरली मेंशन हो गया है। ये देखो, क्लियरली मेंशन हो गया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो कहलाएगा डोरमेंट पार्टनर। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट पार्टनर। अब ये क्या होता है, सीक्रेट क्या होता है? यहाँ पर को पार्टनर्स क्या होता है, क्या करता है वो 4 की 4 कैरेक्टरिस्टिक उसमें है। क्या होता है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, फर्म के मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करता है। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखना। एक्टिव पार्टनर की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 4, इसकी 5 होंगी। देखो, पहला, पैसा भी लगाएगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा। तीसरा, क्या करेगा, इसका प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेगा, और इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ये 4 तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक्टिव पार्टनर की। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव पार्टनर की वो तो हैं ही। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी जो आइडेंटिटी है पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होती, सीक्रेट रहती है, यानी कि पब्लिक को पता ही नहीं होता कि ये भी इस फर्म का पार्टनर है। द आइडेंटिटी एंड द, जिससे बोलते हैं द एसोसिएशन, द आइडेंटिटी एंड द एसोसिएशन मतलब जुड़ाव, फर्म से उसका जुड़ाव अननोन रहता है, यानी कि पब्लिक को पता ही नहीं होता कि वो उसका पार्टनर है। तो इसे बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर, क्योंकि वो सीक्रेटली काम कर रहा है। सीक्रेट पार्टनर हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव पार्टनर बट डज नॉट disclose his identity. A secret partner is one whose association with the firm is unknown to the general public other than its distinct feature. In all other aspect he is like the rest of the partners like active partner. वो active partner की तरह ही होता है, बस उसकी आइडेंटिटी क्या नहीं होती, पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल पार्टनर, ये नाम मात्र का पार्टनर है। तो नॉमिनल का पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर होता ही नहीं है। क्यों नहीं पार्टनर होता, बताता हूँ। इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती, देखिए इसमें। पहला, कैपिटल भी नहीं लगाता वो, ही डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। देखते जाना, इसकी एक्टिव पार्टनर की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। पहला, क्या नहीं लगाता, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर नहीं करता, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर नहीं करता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। लेकिन इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ध्यान रखना, जितने भी पार्टनर्स आप यहाँ पढ़ेंगे उन सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होता जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। आपको समझ में आ गया। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पर्सन है जो किसी फर्म को ये कह देता है कि चल भाई तुम मेरा नाम यूज़ करके प्रॉफिट कमा लो। ये कौन हो सकते हैं? ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी मार्केट में बहुत बड़ी रेपुटेशन है, मार्केट में उनका नाम चलता है, और उस नाम के एवज में वो कहते हैं कि भाई फर्म से बोल देते हैं कि चलो तुम मेरी फ़ोटो, मेरा नाम दिखा दो मार्केट में, जिसके कारण तुम्हारे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु अलाउज द यूज़ ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म। वो कहता है कि मेरे नाम का इस्तेमाल कर लो और अपना प्रॉफिट कमा लो। ऐसा क्यों करता होगा वो तो वही जाने, या तो वो बहुत घनिष्ठ मित्र हो, या फिर वो कोई प्रॉफिट या नहीं कि एक पैसा लेकर अपने नाम को यूज़ करने देता हो। तो ये कौन लोग होते हैं? नॉमिनल पार्टनर वो पर्सन होते हैं जिनका मार्केट में बहुत नाम होता है, और वो फर्म को इस कारण से अपना नाम यूज़ करने देते हैं कि फर्म अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट हैव एनी, जिससे कहते हैं डज नॉट शेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस।
डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द मैनेजमेंट इन द बिजनेस, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ही हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्यों अनलिमिटेड लाइबिलिटी? क्योंकि जो लोग इसके नाम को देख कर बिजनेस से सामान खरीदेंगे, बिजनेस से सामान खरीदेंगे और बिजनेस इनको धोखा दे देगा कस्टमर को अगर, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? किसको देखकर, किसके नाम को सोचकर, किसके नाम को सुनकर कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई एनी आउटसाइडर, मैं फिर से बता दूं, द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई एनी आउटसाइडर बाई इन्फ्लुएंसिंग और अट्रैक्टिंग विद द नेम ऑफ द पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट करता है विद इन्फ्लुएंसिंग, किससे इन्फ्लुएंस है? उस पर्सन के इन्फ्लुएंस से। देन द एनी लाइबिलिटी अराइजेज देयर टू, अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, देन द नॉमिनल पार्टनर विल बिकम पर्सनली लाइबल फॉर इट, तो वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, ध्यान रखें, क्योंकि उसको नाम को देखकर ही वो आए हैं, तो नॉमिनल पार्टनर है। अब आते हैं पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है? ये पार्टनर होते ही नहीं है, देखो आगे, पार्टनर बाय एस्टॉपल कुछ नहीं होते ना, ये पार्टनर होते हैं। देखो इसकी करेक्टरिस्टिक अब समझते हैं। पार्टनर बाय एस्टॉपल ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ही डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, इसको ध्यान से समझना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ना कंट्रीब्यूट करता है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, ना ही देखो, ना ही फर्म को पता होता है कि ये पार्टनर है। फर्म भी नहीं कहती कि तू मेरा पार्टनर बन जा, तो फिर ये क्या करता है? ये दिखावा करता है, ये खुद से दिखावा करता है। ही ओन कंडक्ट, ध्यान रखना, अपने इनिशिएटिव से, अपने कंडक्ट से। ये जो तीसरी लाइन है इसकी देखो, पार्टनर्स बाय एस्टॉफल थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव और कंडक्ट, वो अपने कंडक्ट से क्या करता है? दिखावा करता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। फर्म को पता ही नहीं है कि वो बंदा हमारा दिखावा कर रहा है और मार्केट से पैसा ऐड लेता है फर्म के नाम पे, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है दूसरी पब्लिक से ये बताते हुए कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, तो वो भी क्या नाम है, लाइबल मान लिया जाएगा। उसे बोलते हैं पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। अपने एक्ट से अगर वो दिखा देता है दूसरी पब्लिक को, फर्म को तो नहीं पता है कि वो पार्टनर है, लेकिन वो दूसरों को दिखा रहा है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। सपोज करते हैं ए और बी दो फ्रेंड हैं, ए किसी फर्म का पार्टनर है जबकि बी उसका फ्रेंड है, बी कोई पार्टनर नहीं है। ए एक दिन बीमार पड़ जाता है और ए कहता है कि यार देख, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था, अब मैं तो बीमार हूँ, तो एक काम कर, मेरी जगह तू चले जा। बी पार्टनर नहीं है लेकिन उसकी जगह जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। तो बी जब दूसरी पार्टी से मिलेगा तो वो ये दिखा रहा है, बी क्या दिखा रहा है? बी दिखा रहा है कि मैं फर्म की तरफ से आया हूँ, पार्टनर तो नहीं है ना, क्योंकि जो पार्टनर ए था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। ए ने अपने फ्रेंड को बोल दिया बी को, तो बी थ्रू हिज ओन इनिशिएटिव अपने कंडक्ट से, अपने इनिशिएटिव से ये दिखा रहा है कि दैट ही इज़ द पार्टनर, यानी कि दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो क्या समझ रहे हैं कि बी उस फर्म का क्या है? पार्टनर है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इसके साथ, बी के साथ कर रहे हैं। तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या बी पार्टनर हो गया? नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये कहलाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल। बी ने कुछ नहीं किया लेकिन एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके लिए? बिजनेस के लिए। किसकी तरफ से? फर्म की तरफ से। ही इज़ नॉट अ पार्टनर बट एक्ट्स लाइक अ पार्टनर, लेकिन उसने एक्ट किया पार्टनर की तरह, तो कहलाएगा पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। ये हो गया। अब इसी की तरह ये देखो, इसके डिफरेंसेस आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे डिफरेंसेस आप जरूर लिखना और याद करना आप, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। अब इसी की तरह ये माइनर पार्टनर का भी देखना। माइनर पार्टनर वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी कुछ केसेस में इसको पार्टनर माना जाता है। अब आते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये क्या होता है? सेम है, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल भी सेम होता है, लगभग जैसे सिमिलर लगता है, और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी सेम लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी तो क्या हुआ था पार्टनर्स बाय एस्टॉपल में, क्या हुआ था, फर्म को पता नहीं था, यानी फर्म ने ये नहीं बोला था कि आप क्या नाम कहते हैं पार्टनर्स की तरह एक्ट करो, वो खुद ही अपने आप को दिखावा कर रहा था कि मैं पार्टनर हूँ। उसने अपने आप को डिस्क्लोज कर देना चाहिए था कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो अगर कोई ऐसा पर्सन, एस्टॉपल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई ऐसा पर्सन अपने कंडक्ट से दिखाता है कि वो फर्म का पार्टनर है और फर्म को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कहलाता है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ फर्म को जानकारी होती है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, होल्ड करता है वो पार्टनर्स, क्या करता है, अपनी पोजीशन को क्या करता है, होल्ड करता है, दैट्स वाई होल्डिंग आउट। इसमें फर्म को पता होता है कि वो क्या नाम कहते हैं पार्टनर्स की तरह एक्ट कर रहा है, उसको एक्ट कराया जाता है। यहाँ फर्म
ज़बरदस्ती करवाती है। अ पर्सन बाय होल्डिंग आउट इज़ अ पर्सन हु दो इज़ नॉट अ पार्टनर, पार्टनर तो ये भी नहीं होता ना, वो होता है इन अ फर्म, बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। यहाँ पर को क्या होता है कि फर्म को वो अपना नाम दे देता है, फर्म यहाँ यूज़ करती है उसका नाम। ऊपर वाले में क्या था, एस्टॉपल में क्या था, फर्म यूज़ नहीं कर रही है, वो खुद ही यूज़ कर रहा था, वो खुद ही अपने आप को बता रहा था कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, फर्म को तो पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर को कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कि एक टैलेंटेड है, जो अच्छा है, और फर्म कहती है कि क्या हम आपको यूज़ कर लें, आपका नाम, आपकी अगर इच्छा हो तो आपको हम पार्टनर्स की तरह दिखा देते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर को रिप्रेजेंट कराता है, यहाँ पर को फर्म इन्वॉल्व हो जाती है, हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, वो एग्री कर देता है कि भाई मुझे पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि वो खुद ही एग्री हो गया मुझे रिप्रेजेंट करा दो, तो इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लाइबिलिटी जितने भी पार्टनर हैं उन सबकी अनलिमिटेड होती है। बस एस्टॉपेल में क्या होता है, पर्सन अपने कंडक्ट से दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है दोनों में, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, केवल कंडक्ट है वहाँ पर को। एस्टॉपेल में वो अपने कंडक्ट से ये दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ, लेकिन फर्म को नहीं पता कि भाई हमने तो बोला ही नहीं था उसको कि तू ऐसा दिखा। लेकिन यहाँ पर को फर्म बोल रही है, फर्म क्या बोल रही है, सर मैं आपका नाम यूज़ कर लेते हैं एज अ पार्टनर, हम केवल नाम यूज़ करेंगे थोड़ी देर के लिए कि भाई आप क्या हैं, फर्म के पार्टनर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यहाँ पर को हो गया होल्डिंग आउट, फर्म होल्ड कर रही है उसका नाम, तो ये हो गया फर्म्स होल्डिंग आउट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप समझेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक आज के लिए पार्टनरशिप में है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम इतने ही देखेंगे। पार्टनरशिप में कितने तरह की पार्टनरशिप होती हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए माइनर पार्टनर के बारे में फिर से यहाँ देख लेते हैं। माइनर पार्टनर को केवल प्रॉफिट शेयर के लिए एग्रीमेंट में लिया जा सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो माइनर तो हो नहीं सकता, बिटवीन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द लॉस। तो ये बोला गया है कि क्या पार्टनर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं उसको, दस अ माइनर कैन शेयर ओनली, देखो ओनली द प्रॉफिट एंड कैन नॉट बी आस्क फॉर द बियर द लॉस। उसको लॉस के लिए नहीं बनाया जा सकता। बस क्या हो सकता है कि माइनर पार्टनर को किसी भी लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होती है, ध्यान रखना, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं होता, वो केवल प्रॉफिट शेयर के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, किसी पार्टनर का बच्चा है, हमने दिखा दिया फर्जी की भाई उसको पार्टनर बना दिया जाए, माइनर पार्टनर, तो उसको प्रॉफिट का शेयर दे सकते हैं, छोटा मोटा काम कर देगा वाली बात है, ठीक है। तो इसको आप नोट जरूर कर लेना, माइनर पार्टनर को। हम आते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप में। ये है मेन जो दो टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या है, ड्यूरेशन के बेसिस पे, सबसे पहले टाइम के बेसिस पे यहाँ पे को ध्यान है, ड्यूरेशन समय, यहाँ पे को समय होगा बेसिस इसका। पार्टनरशिप एट विल, विल क्या होती है, इच्छा पे, जब मर्जी आई तब स्टार्ट कर लिया, जब मर्जी आया तब बंद कर दिया। व्हेन पार्टनरशिप देखो, द टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर, इट कैन बी कंटिन्यूड एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स, जिसे कह सकते हैं वांट, जब पार्टनर्स जो चाहते हैं तब तक वो रख सकते हैं, और जब पार्टनर चाहते हैं कि भाई हमें बिजनेस को बंद करना है तो अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द, जिसे बोल सकते हैं विल, और जिसे कह सकते हैं वांट, एज पर द वांट एंड द विल ऑफ द पार्टनर। तो नोटिस दे के वो विड्रॉ कर सकते हैं पार्टनरशिप में से। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड की होती है, स्पेसिफिक काम की होती है। पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मान लिया जाए सरकार का प्रोजेक्ट आया कि भाई हमने क्या बनानी है, नाली बनानी है रोड के कोने कोने में, एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक। तो जब एक फर्म इस्टेब्लिश होती है, वो कहते हैं कि भाई हम इस काम को करेंगे, तो उस काम को करने के बाद जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया तो वो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी पार्टनर कहलाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, टू अकम्पलिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बिकम डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाती है, तो वो कहलाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाई गई पार्टनरशिप को बोला जाता है। ये हो गया टाइम के बेसिस पर। एक हो गया विल के बेसिस पे, जब मर्जी आए चलाते रहो, और जब मन भर गया तो बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर को क्या होता है, पार्टनरशिप बंद कब होगी, जब काम खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अब होता है लाइबिलिटी के बेसिस पर। अभी हमने देखा टाइम के बेसिस पर, अब लाइबिलिटी के बेसिस पर। तो लाइबिलिटी के बेसिस पर एक होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में होता क्या है कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ध्यान रखना। जनरल पार्टनरशिप में क्या होती है, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है,
अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होगी, लेकिन एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? लिमिटेड पार्टनरशिप में ध्यान रखना, इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं होगा कि लिमिटेड पार्टनरशिप में जितने पार्टनर हैं उन सबकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड हो जाएगी। नहीं, कम से कम एक पार्टनर की अनलिमिटेड रहनी चाहिए। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो रहेगी रहेगी। तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या चीज़ है? इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, वेयर एज द रेस्ट में ध्यान रखना, यहाँ भी वर्ड में यूज हुआ है, हो सकती है कि अदर दूसरे लोग अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रख सकते हैं। अब लिमिटेड पार्टनरशिप क्यों नहीं सक्सेसफुल है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोई बेवकूफ़ पार्टनर होगा कि जो अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रखते हुए, एक बंदा अपने आप को अनलिमिटेड रखता है कि मैं सारे के सारे जो लॉस होगा उसका बोझ मैं उठाता हूँ और बाकी तुम लोग क्या करो, अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखो। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये चलन में कम है, लिमिटेड पार्टनरशिप नहीं है। देखो, दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया। इंडिया में तो ये परमिटेड ही नहीं है, अर्लियर, पहले नहीं थी। अब LPP लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप अब आ गया फॉर्म में 1991 के बाद। देखो क्या बोलता है, द परमिशन फॉर द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद लिमिटेड लाइबिलिटी हैज़ बीन ग्रांटेड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991। द आइडिया बिहाइंड सच अ मूव हैज़ बीन इनेबल द पार्टनरशिप फर्म टू अट्रैक्ट इक्विटी कैपिटल। अच्छा, अब इसके बारे में क्या है, 2000 का एक्ट बनाया गया। देखो यहाँ पर को क्या है, LPP लिमिटेड पार्टनरशिप, LLP सॉरी, एक LLP की क्या आ गई है 1991 के बाद, ये ज़रूरत पड़ी, पहले तो नहीं होती थी, लेकिन एक आ गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ध्यान रखना कि ये पार्टनरशिप नहीं है जनरली। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या हो गई, अब उसको पार्टनरशिप मानते ही नहीं है। अब की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तो होता ही नहीं था। अब जो बनाया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को, अब क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप ही नहीं बोला गया, इसको हम अलग से लॉ के थ्रू फॉलो करेंगे, आगे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है, तो आपने केवल इतना देखना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम आगे डिस्क्लोज करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि आगे कौन सा नया लॉ आया इसके बारे में और किस तरह से ये LLPs शुरू होती हैं, क्योंकि LLP का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनीज़ के साथ है, क्योंकि कंपनी इक्विटी को कलेक्ट करने का है, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड तभी होगी जब हम मार्केट में शेयर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? वॉलंटरी, आपको पता है पार्टनरशिप क्या है, एक जिसे बोल सकते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट है पार्टनर्स के बीच में किसी बिजनेस को चलाने के लिए। अब जब म्यूचुअल कंसेंट है तो एक बार सोच के देखिए कि अगर आने वाले फ्यूचर में ये म्यूचुअल कंसेंट में अगर झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो फिर क्या प्रूफ रहेगा आपके पास कि आपके बीच में क्या म्यूचुअल कंसेंट हुआ था। अभी आज की डेट में जब बिजनेस स्टार्ट करें तो आप लोग मित्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फास्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में किसको पता है, जब पैसा प्रॉफिट कमाने लग जाती है फर्म या पैसा आने लग जाता है तो झगड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी फर्म में एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, किस रेशियो में करेगा, कौन बिज़नेस का नाम क्या होगा, पार्टनर्स के नाम क्या होंगे, बिज़नेस कहाँ इस्टेब्लिश होगा, यानी कि यह छोटी छोटी चीज़ें जो कि डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती हैं। क्या पार्टनर्स फर्म में काम करेंगे, और काम करेंगे तो कितना सैलरी मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हो सकता है बिजनेस में, वो सारी की सारी वो डिस्क्लोज कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो जब डिस्क्लोज कर लेते हैं आपस में तो इसे बोला जाता है एग्रीमेंट। इसको क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट। और सारे पार्टनर्स उस एग्रीमेंट में साइन करते हैं, ये क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। तो ये डीड क्या चीज़ है बताता हूँ। एग्रीमेंट होना और डीड होना अलग चीज़ है। एग्री मतलब एग्री हो गए, वो एग्री मतलब एग्री हो गए, लेकिन अगर जब तक उन्होंने उसको लिखा नहीं और साइन नहीं किया, वो डीड नहीं बनेगी, वो एग्रीमेंट तक ही रहेगी। तो एग्रीमेंट और डीड में क्या अंतर है? एग्रीमेंट मे बी ओरल, एग्रीमेंट मे बी ओरल, बट डीड इज रिटन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। द ऑल स्मॉल, जिसे बोल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उन सबका लिखित रूप क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं इसको देखिएगा।
ये देखिए पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट हैं, ये सारे मैंने आपको बताया। नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, क्या होगा कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसको भी आप क्लियरली मेंशन करना, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल मैंने पहले ही बोला है, तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। और कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ये यहाँ पर को लिख रखा है, ये ऑप्शनल है। रजिस्ट्रार हर एक ध्यान रखना, स्टेट में, हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके पास आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। किस तरह से होगा, किस एक्ट में रजिस्टर होगा, ये बताया गया है। बहुत ईजी सा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसको आप एक बार देख लेना, जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए, खाली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कल जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।